आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय जिसको सेट्स भी कहते हैं, समुच्चय है। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं अथवा व्यक्तियों अथवा संख्याओं अथवा संकेत अक्षरों के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं अथवा व्यक्तियों अथवा संख्याओं अथवा संकेत अक्षरों के सुपरिभाषित वर्ड यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुपरिभाषित होगा तभी हम उसको समुच्चय कहें बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्रियों का संग्रह। तो यहाँ पे परिभाषित है, ये सुपरिभाषित है कि भारत देश के होने चाहिए और प्रधानमंत्री होने चाहिए, उनका संग्रह बताना है। तो ये एक समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उनका समुच्चय होगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्रियों के समूह में तो ये हो जाएगा जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक के जो प्रधानमंत्री बने उनके लिए हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के अंदर आ जाता है जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये इसके स्वर हो गए। तो ये एक सेट बन जाता है। संग्रह जो सुपरिभाषित नहीं है, समुच्चय रूप से प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। जो सुपरिभाषित नहीं है उनको समुच्चय के रूप में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे गांव के अमीर व्यक्तियों का संग्रह। तो अमीर व्यक्तियों की कोई परिभाषा नहीं है कि किस तरीके से अमीर है वो इकोनॉमिकली अमीर हैं या किसी प्रॉपर्टी की वजह से हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है अमीर होने का उनका। कक्षा के कमज़ोर छात्रों का संग्रह। तो कमज़ोर होने का भी कोई यहाँ पे प्रमाण नहीं देखा कि किस वजह से कमज़ोर माना गया उनको, यानी पढ़ाई लिखाई में माना गया है या वजन से कमज़ोर माना गया है, किस वजह से कमज़ोर माना गया वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम समुच्चय नहीं कह सकते। अच्छे फलों का संग्रह। तो फल अच्छे कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे फलों के बारे में कोई यहाँ पे परिभाषा नहीं है कि किस वजह से उसको अच्छा माना जाएगा। कोई परिभाषा होगी जिसकी वजह से अच्छा माना जाए, ऐसा नहीं लिखा है, तो इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। तो ये तीनों ही समुच्चय नहीं है। सुपरिभाषा नहीं होने की वजह से इनको समुच्चय में नहीं लिया गया। और समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? अवयव ये होते हैं जिन वस्तु अक्षर या संख्याओं को समुच्चय से समुच्चय का निर्माण होता है उसे हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। यानी समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट यूज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय अवयव कहते हैं। आगे समुच्चय निरूपण। समुच्चय निरूपण यानी समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो प्रकार हैं। दो प्रकार में पहला है समुच्चय निर्माण विधि जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। समुच्चय निर्माण विधि क्या है? देखो, समुच्चय निर्माण विधि ये होती है कि उसमें समुच्चय को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि इसके समुच्चय के समस्त अवयवों अवयवों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय निर्माण में समुच्चय के समस्त अवयव प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि A = x सच दैट P of x। यहाँ P of x को एक नियम से प्रदर्शित किया गया है जो कि समुच्चय के अवयव हैं इस नियम का पालन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल लिया कि A = x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर A, E, I, O और U इस तरह से लिखने की बजाय उन्होंने सीधा ये लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो ये एक समुच्चय निर्माण विधि है, यानी इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये नहीं आएगा इसके अंदर, इनको अलग अलग सेपरेट नहीं लिखा जाएगा। दूसरी विधि है सारणीबद्ध रूप जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इस विधि में प्रत्येक अवयव को व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया था कि x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, वैसे ही इनको इस तरह से लिखा जाएगा A = A, E, I, O, U। पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से इनको लिखा जाएगा, सबको एक एक को लिखा जाएगा और सेपरेट किया जाएगा कोमा से, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। तो ये टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। तो समुच्चय का निरूपण इन दो विधियों से किया जाता है, एक समुच्चय निर्माण विधि और एक सारणीबद्ध रूप, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। जैसे समुच्चय के दो अवयव परस्पर कॉमा से पृथक किए जाते हैं। समुच्चय में कोई दो अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे यहाँ पे बोला x सच दैट x एक गुड शब्द के अक्षर है। गुड शब्द के अंदर GOOD यूज किया है, लेकिन यहाँ पे GOD यूज किया जाएगा, G, O, D। सेट के अंदर इतना ही यूज किया जाएगा, पुनरावृत्ति को यहाँ पे हम शामिल नहीं करते हैं। समुच्चय के अवयवों में क्रम का प्रभाव नहीं होता है। समुच्चय के अवयवों में क्रम का प्रभाव नहीं है। क्रम जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सेट A में लिखा गया है 1 2 3, तो इसको हम 3 1 2 भी लिख सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि इसको क्रम से कोई फ़र्क पड़ता है, क्रम कैसे भी लिखो उनका, ऑर्डर कोई भी हो। सामान्यतः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, यानी समुच्चय को बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरह से लिया जाता है। जबकि सामान्यतः समुच्चय के अवयवों को, यहाँ पर अवयव की बात हो रही है, वहाँ पे समुच्चय को की बात हो रही थी, तो अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे स्मॉल ए बी सी ये अवयव होते हैं, इनको ए बी सी स्मॉल अवयव स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, यानी छोटे अक्षरों से। अगला नियम हमारा है कि समुच्चय के अवयव को सदैव मझले कोष्ठक में इसको रखा जाता है। कर्ली ब्रेसेस जिसको बोलते हैं, मझले कोष्ठक में रखा जाता है। यदि ए समुच्चय ए का अवयव है तो इसको किस प्रतीक से लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए विद्यमान है ए में, ए विद्यमान है ए में, या फिर ये बोला जाए कि ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से, या ए अवयव है ए का, ये भी लिख सकते हैं, ए अवयव है ए का। अगर कोई ए एलिमेंट समुच्चय ए में है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। यदि एक्स ए का अवयव नहीं है, अगर नहीं है तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स नॉट बिलोंग्स टू। जो बिलोंग्स टू का साइन है उसको हम कट कर देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स विद्यमान नहीं है ए में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक्स अवयव नहीं है ए का, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया गया है कि समुच्चय ए एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के हल हैं को सारणीबद्ध रूप में लिखो। तो सारणीबद्ध रूप में लिखने से पहले हम इसको क्या करना है, इस समीकरण को पहले सोल्व करना पड़ेगा। समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसमें ये होगा कि पहले बीच की टर्म को स्प्लिट करो, कि 6 को कैसे ब्रेक करें कि ये माइनस का एक्स आ जाए, तो 3 2 6 होता है, तो माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6, जिसको मिडल टर्म स्प्लिट करना बोलते हैं, शायद ये सबको पता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6, इन दो में से x कॉमन लिया तो क्या आ गया, x माइनस का 3, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आएगा तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों जगह यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में अगले में क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 आ रहा है एक तो, और एक x इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। तो हमारे पास दो आ गए नंबर, एक 3 और एक माइनस का 2। तो इस समुच्चय को कैसे लिखेंगे, सारणीबद्ध रूप में इसे लिखा जाएगा माइनस का 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा सारणीबद्ध रूप में। इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय ए एक्स एक्सिज पूर्ण वर्ग संख्या तथा लेस देन 100 को सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। तो ए है, इसको लेस देन 100 यानी 100 से कम होनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 0 है, फिर है 1, उसके बाद है 4, लेस देन बोला गया है 100 यानी 100 से कम होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग पहले 0 है, पूर्ण वर्ग इसमें माइनस वाली संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस पूर्ण वर्ग नहीं होगी, जैसे माइनस का 4 लिखते पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर आपने किया तो ये तो क्या हो गया था, प्लस का 4 हो गया था, इसलिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 1 4 ये पूर्ण वर्ग है, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 9 3 4 2 3 4 ये 5, यानी 4, ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर, इस तरह से ये चलता जाएगा। और जो आगे जाकर लास्ट में कितना आएगा, 100 के नियरेस्ट कौन सा होगा, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 के बाद सीधा 100 आता है, लेकिन 100 नहीं लेना है हमको, 100 से कम लेना है, तो ये इसका सारणीबद्ध रूप हो जाएगा। इस तरह से हम जैसे बीच की ये हो गई और हो गई 36 आप ले सकते हो। 36 के बाद एक आ जाएगी 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद सीधा 81, ये सारणीबद्ध हो गया। अब यहाँ से बोला गया है कि एक्स सच दैट, एक्स शब्द मैथमेटिक्स अक्षर है, तो इसको सारणीबद्ध में कैसे लिखेंगे। इसमें एक तो हो गया ए, उसके बाद एम टी एच ई, एम रिपीट नहीं करना है, ए भी रिपीट नहीं करना है, टी भी नहीं करना है, तो एक आ जाएगा आई और सी और एस, ये होगा।
तो ए यहाँ पे सेट आ जाएगा। अगला दे रखा है ए इक्वल टू 1,1/4 1/9। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये 1/2 का स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर है और 1/5 का स्क्वायर है। ये इससे ये बन रहा है। तो इसको हम नियमबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एक्स सच दैट एक्स क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल को हम कैसे लिखेंगे? रेसिप्रोकल को हम ऐसे लिख देंगे, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू है 1/n²। तो हम 1 यहाँ पर ये 1 दे रखा है, तो 1 को तो 1/1² कर सकते हैं हम, तो 1 ही आएगा। और जहाँ पे n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि n की ये कंडीशन भी है कि n कहाँ तक होना चाहिए। तो कंडीशन में क्या लिखेंगे? इसको यहाँ से कट कर देते हैं। कंडीशन में ये लिखना होगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और ये हो जाएगा 1 के इक्वल भी है, जबकि लेस देन इक्वल टू क्या है? 5 है। यह है, ये कंडीशन है। तो ए को नियमबद्ध रूप में ऐसे लिखेंगे। अलग अलग तरीके इसको और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको ये तरीके से इस तरीके से आप लिखते हैं, इससे लिख सकते हैं। 5 समूचे ए जिसमें 1/2 2/3 3/4 इस तरह से लिखा है। ऊपर 1 2 3 4 बनते जा रहा है। तो ए सेट को ऐसे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं n/n+1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1/2 है तो उसको 1/2 को 1+1 लिख सकते हैं और 2/3 को लिख सकते हैं 2+1। इसी तरीके से यानी n की वैल्यू जो भी रखेंगे उसमें +1 कर देंगे, डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे n/n+1 बन रहा है और जो n है उसकी वैल्यू n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n क्या होना चाहिए? n लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 5। ये इसका नियमबद्ध रूप होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगले क्वेश्चन में एक सीरीज़ है। सीरीज़ कैसी है? जिसमें 1 1 यानी a1 और a2 की वैल्यू, a1 यहाँ पे और a2 यहाँ पे दोनों 1 है। लेकिन अगली वैल्यू देखना कि दोनों का a1 और a2 को ऐड करेंगे तो आएगा a3 और a3 और a2 को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 आ रहा है, 3 + 2 5 आ रहा है, 5 + 3 8 आ रहा है, 8 + 3 13 आ रहा है। तो एक ही सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ को किस तरह से लिखा जाएगा? इसको नियमबद्ध रूप में ऐसे लिखेंगे। देखो सेट ए इक्वल टू लिखेंगे एक्स सच दैट, ये इसको सीधा लिख देते हैं जैसे an सच दैट an इक्वल टू ऐसा लिख दें n-1 और प्लस n-2, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे। जबकि n की वैल्यू क्या ले लेते हैं? n की वैल्यू हो जाए ग्रेटर देन 2 और n बिलोंग्स टू क्या हो जाए? नेचुरल नंबर हो जाए। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन हम 2 लेते हैं, ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3-1, 3-1 कितना आएगा? a2 प्लस ये हो जाएगा 3-2 a1, a2 और a1 को प्लस करते हैं तब क्या आ जाता है? हमारे पास a3 आ जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2। a3 की वैल्यू कितनी है? 2। इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका फॉर्मेट ये बनेगा an सच दैट an इक्वल टू an-1 प्लस an-2, n ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ये एक सेट है जिसमें जनवरी जून और जुलाई देख को नियमबद्ध रूप में लिखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्ष के जे से शुरू होने वाले महीने हैं। अंग्रेजी वर्ष के जे से शुरू होने वाले महीने, शुरू होने वाले महीने, इसको ऐसे लिखा जाए।